हेलो स्टूडेंट्स, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हेलोजिनेशन और नाइट्रोसेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस टॉपिक की बेस्ट रिएक्शन पर हैं और दैट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कंफर्म ऑब्जेक्टिव होता है एग्जाम में। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट ने दो टाइप का रिएक्शन दिया था। फर्स्ट इज एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन में बोला गया व्हेन बेंजीन रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद एल्काइल क्लोराइड विद एनहाइड्रस AlCl3, तो जो प्रोडक्ट में बनता है दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ये बोला गया कि AlCl3 है लिविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और चूंकि Cl पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो प्लस आया। AlCl3 पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए माइनस आ जाएगा। और जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो हमेशा क्या करता है, बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बना लेता है, और ऐसा करने से R+ बनेगा, और बस यही है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और साथ में जो बनेगा AlCl4-, जब तक R+ कोलिजन करके H+ को एक्सपेल करेगा तब तक AlCl4-, Cl- को एक्सपेल करके AlCl3 न्यूट्रल बना लेगा। तो जो H+ एक्सपेल होगा वो Cl- से अटैच होकर क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है R+, दैट इज कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन की सबसे इंपॉर्टेंट बात, कार्बोकैटाइन कैन शो रीअरेंजमेंट, मतलब हमने जो जीओसी में रीअरेंजमेंट के जितने भी वेरिएशन देखे थे वो सारे के सारे वेरिएशन इस रिएक्शन में भी यूज होते हैं। तो हमें इस रिएक्शन को समझने के लिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिसमें हमने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन पढ़ा था, और एग्जाम्पल में तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे ही। तो ये फर्स्ट रिएक्शन दैट इज एल्काइलेशन। सेकेंड रिएक्शन पर आते हैं। सेकेंड रिएक्शन बोला गया एसाइलेशन रिएक्शन, और एसाइलेशन का स्टेटमेंट ये था, व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्ट्स विथ एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बोला गया वो बनता है एरोमेटिक कीटोन। एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बोला गया, एरोमेटिक कीटोन बोला गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात करेंगे। रिएक्शन का मैकेनिज्म ये बोला गया जैसा एल्काइलेशन में बोला गया था कि Cl ने AlCl3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस है तो उसने बॉन्ड पेयर को अपना लोन पेयर बनाया, न्यूट्रल हो गया, और ये जो बना ये है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और AlCl4- बाद में Cl- को एक्सपेल कर ही देगा। जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है ध्यान से देखें, दैट इज एसाइल कार्बोकैटाइन। और एसाइल कार्बोकैटाइन ये कैन नॉट शो रीअरेंजमेंट, ये कैन नॉट शो रीअरेंजमेंट, जबकि कार्बोकैटाइन में तो हमेशा रीअरेंजमेंट होता था। तो नहीं, हमने रीअरेंजमेंट में हमेशा ये बोला है कि रीअरेंजमेंट ऑलवेज फॉर मोर स्टेबिलिटी। और एसाइल कार्बोकैटाइन में जो अरेंजमेंट है उसमें प्लस चार्ज लोन पेयर के जस्ट साइड में है, और ये हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। जब इसका रेजोनेंस लिखा जाता है तो यहाँ पर यदि देखेंगे तो इट फॉर्म्स ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज कंप्लीट, और कंप्लीट ऑक्टेट का प्रायोरिटी न्यूट्रल के बाद सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए एसाइल कार्बोकैटाइन कभी भी रीअरेंज नहीं होता। मतलब यही अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, यही बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और H को हटाकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा हमें। क्लियर। तो फिर यदि हम इस रिएक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आएँ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में अभी हम बात भी बोल रहे थे आपसे, क्या बोला था हमने कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और ऐसा क्यों, तो जब फ्रीडल क्राफ्ट ने एल्डिहाइड बनाने के लिए SCOCl लिया, SCOCl मीन्स फॉर्माइल क्लोराइड, तो उन्होंने ये देखा कि फॉर्माइल क्लोराइड इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। फॉर्माइल क्लोराइड थोड़ा भी एनर्जी यदि मिलेगा इसको तो ये तुरंत CO और HCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट को ये लगा कि हम SCOCl को यूज़ ही नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बन सकता। हालांकि इसी मेथड को यूज़ करके आगे किसी अलग साइंटिस्ट ने एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाया, लेकिन ट्रू फॉल्स में तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बनते हैं, केवल एरोमेटिक कीटोन्स हम बनाते हैं। क्लियर है। तो हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने जो लिखा है ज़रा ध्यान से देखें। दो टाइप की कैटेगरीज लिखी हैं मैंने। फर्स्ट कैटेगरी हमने लिखा है कि कंपाउंड्स हैविंग EWG
कंपाउंड्स हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होता है? लाइक NO2, CN, CHO, COR, COH, COR, CONH2, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। एक ये वाला कैटेगरी, और दूसरा कैटेगरी क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड्स कंटेनिंग NH2, NHR और NR2 ग्रुप्स। ध्यान से इंपॉर्टेंट लिखा है, कैन नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। अब क्यों नहीं देगा, तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए बात करें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है दिस ग्रुप मेक्स द कंपाउंड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। और यदि ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा? लेस रिएक्टिव हो जाएगा। और यदि ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड है, इसलिए इसका रिएक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर हम भूल जाते हैं और हम ये रिएक्शन करके आ जाएंगे। अब थोड़ा और इम्पॉर्टेंट यदि मैं बात करूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्लोरोबेंजीन। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो Cl है, ये Cl कैसा है? ये Cl है तो EWG, लेकिन जब हमने Cl को क्लासीफाई किया था तो ये Cl होता है वीक EWG, और चूंकि ये वीक EWG है, ये उतना ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग नहीं है, वीकली डीएक्टिवेटिंग है। इसका मतलब ये कंपाउंड को उतना ज़्यादा डीएक्टिवेट नहीं करेगा। इसका मतलब ये कैन गिव, क्लोरोबेंजीन में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिखते हैं, कैन गिव हम लिख देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। तो क्लोरोबेंजीन के हम एग्जाम्पल भी अभी ले लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हम Cl को EWG देखकर मना कर दें। स्ट्रॉन्ग EWG रहेगा तो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होता है, Cl वाले केस में होता है। EWG वाला केस तो हमें तब भी समझ में आता है कि लेस रिएक्टिविटी के कारण वहाँ पर नो रिएक्शन हमने लिखा। NH2 में क्या? NH2 तो हमारे सिलेबस का नंबर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट, इवन स्ट्रॉन्गर देन OH। तो फिर वहाँ पर क्या दिक्कत हुई? वहाँ पर हमें नो रिएक्शन क्यों बोला? तो जरा देखो, नाइट्रोजन में प्रॉब्लम ये है, उसका लुईस बेस वाला जो नेचर है, मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो यदि आपने AlCl3 का रिएक्शन एनिलीन की प्रेजेंस में किया, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा, ये इसका बेसिक नेचर है। और लोन पेयर डोनेट करने से नाइट्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। एक ये प्रॉब्लम कि अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैन नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एक एक्सप्लेनेशन। सेकेंड एक्सप्लेनेशन कि ऐसा होने से AlCl3 कंज्यूम हो गया। अब AlCl3 RCl से Cl को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा, इसलिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। तो हमें याद रखना पड़ेगा, मिस होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि NH2 का रिएक्टिविटी हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं, और ऐसा ना हो कि हम मोस्ट रिएक्टिव सोचकर इसका रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाकर आ जाएं। और ये केवल एनिलीन की बात नहीं है, हर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का ड्रॉबैक है। जैसे पेरिडीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वैसे हमारे सिलेबस में नहीं होते, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनमें सॉल्वेंट में पेरिडीन लिखा होता है। तो पेरिडीन भी क्या करता है? किसी भी लिविस एसिड से रिएक्ट करके इस तरीके से नाइट्रोजन पे प्लस और AlCl3 पे माइनस चार्ज डेवलप कर देगा। मतलब पेरिडीन भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के। अब यदि हम एक एक करके इन रिएक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन। तो एल्काइलेशन रिएक्शन में हमने पहले ही बोला कि एल्काइलेशन में एल्काइल क्लोराइड लेना है, साथ में AlCl3 रहेगा और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यहाँ पर दो एल्काइल हैलाइड एक साथ लिए हैं। फर्स्ट वाला एल्काइल हैलाइड देखें, दैट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और उसके बजाय यदि हम लें एन प्रोपाइल क्लोराइड, तो हमें ये मालूम है कि यहाँ से Cl को हटाना पड़ेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा। यहाँ पर जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो प्राइमरी। यदि मैं लिखकर बताऊँ तो यहाँ पर जो प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा वो ऐसा। अब हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, और रीअरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ेगा। और रीअरेंजमेंट ऑलवेज फॉर मोर स्टेबिलिटी, मतलब इन एनी केस जो बनेगा दैट इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटाइन, मतलब दोनों से बनने वाला अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल सेम रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है दोनों कंपाउंड लेने पर बनेगा ये। दिस कंपाउंड इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और चूंकि ये अपने सिलेबस में फिनॉल टॉपिक में फिनॉल के प्रिपरेशन में यूज़ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम,
दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज क्यूमीन। ये आगे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अभी तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 था ये। और यदि क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि देखेंगे तो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया है, सबसे पहले Cl को हटाकर बात कर लेते हैं। Cl को हटाएंगे तो जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो कैसा कार्बोकैटाइन बनेगा, प्राइमरी। और इसके एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, टर्शरी। मतलब क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, हाँ रीअरेंजमेंट होगा। मतलब यहाँ पर जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल में बनाऊंगा वो हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद मैं ये टर्शरी कार्बोकैटाइन बनाऊंगा। इसका मतलब जब मैं इसका ARSC रिएक्शन करूंगा तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो बनेगा इस तरीके से। क्लियर है। और एग्जाम्पल लिखें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि हम आए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर से हमने एक एल्काइल क्लोराइड लिया है और एल्काइल क्लोराइड का Cl हटाकर देख रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है प्राइमरी कार्बोकैटाइन, यहाँ पर है प्राइमरी। फिर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी चेक करना है तो एडजेसेंट कार्बन को देखो, मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा। तो मिथाइल शिफ्ट करने के बाद जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो मैं लिखकर बताता हूँ। वो कार्बोकैटाइन बनेगा ऐसा, ये बनेगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। और जब ये अटैक करेगा तब जो बनने वाला प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। और ये इस रिएक्शन का फाइनल आंसर लिखा जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो इस बार क्वेश्चन का वेरिएशन थोड़ा डिफरेंट है। इस बार हमने साइक्लिक कंपाउंड एल्काइल हैलाइड में लिया है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैकेनिज्म में तो Cl को AlCl3 एब्स्ट्रैक्ट करके कार्बोकैटाइन बनाएगा ही बनाएगा। मतलब यहाँ से Cl हटेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम बेंजीन पर अटैच कर देंगे इस अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। और यदि साइक्लिक स्ट्रक्चर लेकर क्वेश्चन फ्रेम करूं तो इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में यदि बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में भी एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक लिया हुआ है और यहाँ पर यदि मैं Cl को हटाऊंगा तो बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन बनेगा। रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इसी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराऊंगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा और ये इसका आंसर हो जाएगा। और रिएक्शन में वेरिएशन लिखते हैं। नंबर 6 एंड नंबर 7 को देखते हैं। और नंबर 6, 7 में एक ही कार्बन का कंपाउंड है तो रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी तो नहीं है। यहाँ पर मुझे मालूम है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल CH3+ ही बनेगा और यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, टॉल्यूइन ही बनेगा। ये फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी है। यहाँ पर 2 Cl हैं और जब एक Cl हटाऊंगा तो यहाँ पर जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो CH2Cl ऐसा बनेगा प्लस ऐसा। अब यदि ये अटैक करेगा, ये यदि अटैक किया तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो प्रोडक्ट कुछ बनेगा ऐसा CH2Cl। अब चूंकि यदि अमाउंट फिक्स नहीं दिया है तो मुझे एक्सेसिव मानना पड़ेगा और ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम हो जाएगा। मतलब AlCl3 जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से Cl को फिर एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर फिर प्लस चार्ज आएगा, ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये बेंजीन पर फिर अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें जो लिखना पड़ेगा वो फाइनल प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा और ये उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़े नंबर ऑफ Cl और बढ़ा लेते हैं। अब नंबर ऑफ Cl और यदि हम बढ़ा दें तो नंबर ऑफ Cl बढ़ाने पर देखो यहाँ पर 3 Cl हैं, तो इतना तो मुझे आइडिया नंबर 7 में लग गया है कि एक एक करके सारे Cl हटेंगे। और यदि मैं Cl हटाता जाऊँ तो यहाँ पर 3 बार यहाँ पर Cl हटेगा और यहाँ पर 3 बेंजीन रिंग मुझे लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा 3 Cl हटाओ और 3 बेंजीन रिंग लगाओ और आंसर जो बनेगा कुछ इस तरीके से आंसर मुझे लिख के आना पड़ेगा। ठीक, मैकेनिज्म लिखेंगे तो 3 बार अलग अलग स्टेप लिखना पड़ेगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन कर तो दिया है पूरा। नेक्स्ट बात करें इस वाले क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर टोटल 4 Cl हैं और अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग तो Cl हटाकर हमें बेंजीन रिंग लगाना होता है। तो फिर ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। CCl4 लेने पर यह हमें याद रखना पड़ेगा एक कार्बन पर कभी भी 4 बेंजीन रिंग नहीं आते। इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 3 ही बेंजीन रिंग लगाने पड़ेंगे। मतलब इसका जो आंसर लिखूंगा देखो ध्यान से, कार्बन पर एक Cl बाकी है और केवल कितने बेंजीन रिंग आए हैं, 3। अब यहाँ पर 4 बेंजीन रिंग न लगने का रीज़न,
देखो पहला रीज़न तो ये है कि यहाँ पर जब मैं 2-3 बेंजीन रिंग लगाने के बाद जो कार्बोकैटाइन बनाऊंगा वो कार्बोकैटाइन चूंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर बनाना पड़ेगा तो वो ऐसा बनेगा। तो पहला एक्सप्लेनेशन ये है कि हाईली स्टेबल, और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि सराउंडिंग में इतना ज़्यादा क्राउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि ये इस प्लस का बेंजीन रिंग पर अटैक होने ही नहीं देगा। इसलिए कभी भी एक कार्बन पर हम 4 बेंजीन रिंग नहीं लगाते। इसका मतलब यदि CCl4 हम लेंगे तो ये एग्जाम्पल मुझे याद ही रखना पड़ेगा। यदि हमने कॉमन सेंस के भरोसे छोड़ा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिएशन लिखते हैं, और इस बार के वेरिएशन में थोड़ा डिफरेंट है। इस बार का वेरिएशन देखो तो अभी तक हम एल्काइल क्लोराइड डिफरेंट ले रहे थे, लेकिन इस बार बेंजीन रिंग जिस कंपाउंड में है उसी कंपाउंड में Cl है। तो यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि AlCl3 Cl को हटा देगा, और यदि Cl को हटाएगा तो कार्बोकैटाइन भी बन जाएगा। अब ये कार्बोकैटाइन जो बना मैं उसको लिख कर बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। यहाँ पर बेंजीन रिंग है और मैं इस कार्बोकैटाइन को कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऊपर जिस तरीके से लिखा हो सकता है आपको लगे कि इस कार्बोकैटाइन का अटैक इस रिंग पर तो नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन वो तो हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब यही अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और यही इस रिंग पर अटैक करेगा, और यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो बनने वाला प्रोडक्ट इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट बोलकर इस तरीके से बनाया जाएगा। अब ये तो ही मैकेनिज्म वाली बात। ऑब्जेक्टिव में मैकेनिज्म तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मुझे ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम पहचान जाएं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट है तब जिस कार्बन से कार्बन चेन जा रहा है उसके एडजेसेंट से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1, फिर 2, 3, कहाँ तक काउंट करेंगे, हम 6 तक काउंट करेंगे केवल, क्योंकि हमें 6 मेंबर रिंग बनाना होता है और 6 मेंबर रिंग मोस्ट स्टेबल रिंग होता है, और बिना दिमाग लगाए हम यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बना देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, किसी एक एग्जाम्पल में यूज़ करके बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे हमने पहचाना कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है तो मुझे मालूम है कि क्या करना है। मैं ऑब्जेक्टिव मेथड से करूं तो मुझे यहाँ से काउंट करना है 1, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 2, ये वाला हो जाएगा 3, 4, 5, और कहाँ तक काउंट करना है, केवल 6 तक। जो बाहर रह गया वो रह जाने दो, और मुझे क्या करना है, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बनाना है। ये है प्रोडक्ट। अब यदि लास्ट 6 कार्बन पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो वो मैं यहाँ पर लगा दूंगा और ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऐसा। यदि मैं मैकेनिज्म से एक्सप्लेन करूँ तो होगा क्या, जब इस Cl को एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनेगा। प्राइमरी कार्बोकैटाइन बनने के बाद रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। तो और इस टाइप के और क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है डिज़ाइन, फ़र्क नहीं पड़ता। हमने जो बोला वो ये कि यहाँ से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 के बाद 2, ये वाला हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और केवल 6 तक करनी है मुझे काउंटिंग। फिर यहाँ से जो बाहर रह गया वो बाहर रह जाने दो। मुझे तो क्या करना है, यहाँ पर बिना दिमाग लगाए 6 मेंबर रिंग बनाना है ऐसे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक मेथड यूज़ करो। इस वाले कार्बन पे 2 मिथाइल एक्स्ट्रा हैं वो अलग से लगा दूँ। लास्ट वाले कार्बन पे इथाइल लगाना पड़ेगा तो वो मैं ऐसा लगा दूंगा, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना। इस तरीके से हम बहुत आसानी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं यदि हम पहचान जाएं कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है तब। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी कंपाउंड तो अलग अलग लिया हुआ है। एक Cl को हटाते हैं, एक Cl को हटाकर पहले एक प्रोडक्ट बना कर देखते हैं, और यदि हम प्रोडक्ट बनाएं तो यहाँ पर बेंजीन रिंग लिखना पड़ेगा मुझे। लिख देते हैं बेंजीन रिंग, और अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल Cl को हटाकर बना लिया था। इस वाले कार्बन पे मुझे 2 मिथाइल लिखना पड़ेगा, ये वाले मिथाइल लिखे मैंने। फिर टोटल कार्बन कितना है, ये अटैच हो गया। फिर 1, 2, 3 कार्बन और लिखने मुझे, तो इस वाले कार्बन से एक कार्बन और लिखना है मुझे ऐसा, फिर दूसरा कार्बन लिखना है, फिर तीसरा कार्बन लिखना है मुझे ऐसा। इस पे 2 कार्बन है और इसी कार्बन पे लगा हुआ एक Cl। अब मुझे ये मालूम है कि ये वाला Cl अब फिर से हटेगा और ये वाला कार्बन इस पर अटैक करेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर 2 मिथाइल रहेगा और यहाँ पर 2 मिथाइल रहेगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
तो यदि हम समझ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो बहुत आसानी से इनके आंसर्स बनाए जा सकते हैं। और वैरायटी देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का। और इस रिएक्शन में यदि देखें तो यहाँ पर जो हमने एल्काइल क्लोराइड लिया दैट इज़ टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड में यदि Cl हटाएंगे तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटाइन बनेगा, और रीअरेंजमेंट इसमें होना नहीं। अब रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनाऊँ मैं, प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। यहाँ तक तो ईजी लग रहा है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये वाला सेक्शन है, ज़रा ध्यान से। ये ARSE रिएक्शन हमने GOC में पढ़ा था, एक बार ज़रूर रिकॉल करना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। हमने बोला था जब मेजर माइनर प्रोडक्ट पढ़ते हैं तब कि प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप में ऑर्थो आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, ऑर्थो पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन मिथाइल में ऑर्थो बना था, इथाइल वाले केस में 50-50% हो गया था। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एल्काइल ग्रुप में बढ़ते हैं, क्राउड वाला फैक्टर डोमिनेट करता है और प्रोपाइल वाले ग्रुप से पैरा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट बनने लग जाता है। इसका मतलब जब एक बार और करूँगा तब यहाँ का जो मेजर प्रोडक्ट है वो ऑर्थो आइसोमर नहीं, पैरा आइसोमर हमें लिखना पड़ेगा। और यही इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना पड़ेगा, एकदम से क्लिक नहीं करता ये। और वैरायटी वेरिएशन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बातों पर आते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात में हमने नंबर 15 में जो लिखा है, अब ज़रा ध्यान से देखते हैं इसमें। देखो हमने बेंजीन रिंग का रिएक्शन लिखा, और हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी लिखा था एन प्रोपाइल, और जब Cl हटाएंगे तो रीअरेंजमेंट के बाद आइसोप्रोपाइल कार्बोकटाइन बना था। सेकेंड वाले में देखें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, Cl हटाएंगे तो कार्बोकटाइन सेम बनेगा, राइट। थर्ड वाला देखो, ये फ्रीडल क्राफ्ट का मॉडिफिकेशन है, एक्सटेंशन है। ये फ्रीडल क्राफ्ट ने नहीं बोला था, मॉडिफिकेशन बोलकर हम स्टडी करेंगे। यदि एल्कीन का रिएक्शन हम H+ से कराएंगे तो H+ भी क्या करेगा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनाएगा, तो भी तो ये कार्बोकटाइन बनेगा। चाहे तो हम H+ लें, चाहे तो हम कोई लिविस एसिड लें, कार्बोकटाइन सेम बनेगा। हम एल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। एल्कोहल यदि लेंगे तो H+ क्या करता था, H2 निकालेगा, रीअरेंजमेंट होगा और सेम कार्बोकटाइन बनेगा। तो देखो ज़रा ध्यान से, हमने फ्रीडल क्राफ्ट में केवल एल्काइल क्लोराइड पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हमने एल्कीन और एल्कोहल भी एल्काइलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम ये लिखा है हमने। तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन लेकर हम कार्बोकटाइन सेम बना सकते हैं। अब यदि इसका रिएक्शन में बेंजीन रिंग से कराऊंगा तो सब में बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने लिख के बताया था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं क्यूमीन। ये आंसर बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ एल्काइल क्लोराइड, अल्कीन्स, अल्कोहल्स एंड इवन प्राइमरी एमीन्स कैन बी यूज्ड एज एन एल्काइलेटिंग एजेंट। मतलब जितने भी क्वेश्चन हमने एल्काइल क्लोराइड लेकर लिखे हैं, हम उतने ही सारे क्वेश्चन एल्कीन लेकर, एल्कोहल लेकर और प्राइमरी एमीन लेकर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने GOC में प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकटाइन में देखा था कि कार्बोकटाइन हम एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं, हम एल्कीन से बना सकते हैं, हम एल्कोहल से बना सकते हैं, हम प्राइमरी एमीन से बना सकते हैं। और हमारा पर्पज़ एक्चुअली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या है, कार्बोकटाइन बनाना, क्योंकि वही अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो वेरिएशन लिखा है ना, उस वेरिएशन में देखो तो हमने लिखा ही क्या है, एल्कीन। इस बार हमने एल्काइल क्लोराइड नहीं लिया। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या हुआ, H+ अटैक करेगा और जो कार्बोकटाइन बनेगा वो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। अब कार्बोकटाइन कैसा बनाऊँ, यहाँ पर H लगा देता हूँ, कार्बोकटाइन यहाँ बन जाएगा, ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी लिख चुके हैं, तो हमने यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड लिया था और आंसर बनेगा ऐसा। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। और यदि वैरायटी की बात करूँ तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मॉडिफिकेशन में एक मॉडिफिकेशन फिर आता है ये। इस मॉडिफिकेशन में क्या है, हमने एल्काइल क्लोराइड को चेंज करके देख लिया। एल्काइल क्लोराइड की जगह पर हम एल्कीन, हम एल्कोहल, हम प्राइमरी एमीन ले सकते हैं, हमने देख लिया। इस बार हम चेंज करके देखते हैं AlCl3 को, कि हम AlCl3 की जगह पर कोई दूसरा लिविस एसिड ले सकते हैं, जैसे हमने FeCl3 लिया। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। यहाँ से Cl हटाना पड़ेगा, और जब मैं इसका आंसर देखूंगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और ऑब्जर्वेशन क्या है,
ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अभी एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट देखो, जबकि AlCl3 लिया था तो इसी क्वेश्चन का आंसर क्या था, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, मतलब क्यूमीन था आंसर। अब इसके एक्सप्लेनेशन पर यदि बात करूं, इसके मैकेनिज्म पे चलें तो जरा मैकेनिज्म देखते हैं। देखो FeCl3 है तो लिविस एसिड क्या करेगा, वो Cl से इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl पे प्लस आएगा और FeCl3 पे आएगा माइनस। अब बस प्रॉब्लम ये है कि FeCl3 AlCl3 के कंपैरिजन में वीकर लिविस एसिड है, और वीकर लिविस एसिड होने से Cl का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा कंपैरेटिवली स्लो, और कंपैरेटिवली स्लो होने का मतलब कि Cl का निकलना यहाँ धीरे धीरे होगा, तो यहाँ पर इस कार्बन पर डेवलप होने वाला पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, और इसका मतलब ये वाला स्टेप फास्ट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड। इसका मतलब पहले अटैक ये वाला हो जाता है, तब जाकर ये वाला प्रोसेस हो पाता है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो क्या हम AlCl3 की जगह FeCl3 यूज़ कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फिर हम रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के सारे वेरिएशंस हो गए। अब हम आते हैं एसाइलेशन पर, और एसाइलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। रीअरेंजमेंट नहीं होने से क्या होगा, हमें Cl हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है और वहीं पर बेंजीन रिंग लगाना है। जैसे हमने फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखा, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर जो कंपाउंड लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम CH3COCl को बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है इसका नाम, एसिटाइल क्लोराइड है ये। और मैकेनिज्म में क्या होगा, यहाँ से Cl को हटाया जाएगा, CH3CO+ बनेगा, और यही अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, रीअरेंजमेंट इसमें होता नहीं। और इसमें जो प्रोडक्ट बन जाएगा, इस प्रोडक्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट को बोलते हैं एसिटोफिनोन। अब चूंकि CH3CO इज एसिटाइल ग्रुप, इसलिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का नाम होता है एसिटाइलेशन। इस रिएक्शन का नाम है एसिटाइलेशन। ज़रा ध्यान से देखो, दोनों में डिफरेंस है। एसाइलेशन जनरल टर्म है, जनरल टर्म का मतलब पूरी कैटेगरी का नाम है एसाइलेशन, और उस एसाइलेशन का एक एग्जाम्पल है एसिटाइलेशन। जब हम एसाइल क्लोराइड में एसिटाइल क्लोराइड यूज़ करेंगे तब हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। और ये हमने एनिलीन के कंट्रोल्ड रिएक्शन में भी तो यूज़ किया था, तब भी हमने बोला था कि हम इसको क्या बोलेंगे, एसिटाइलेशन। और क्वेश्चन में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे अच्छी बात है रीअरेंजमेंट नहीं होना, और यदि रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो केवल कार्बन काउंट करो, Cl को हटाना है, और Cl को हटाने के बाद अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल दिख गया, बस वही हमें प्रोडक्ट बनाना है और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो यहाँ पर हमें Cl हटाना है, यही अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, और बस यही प्रोडक्ट बनाना है। जबकि देखो इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स में जब हमने फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन लिखा था तब हमने रीअरेंजमेंट किया था, और रीअरेंजमेंट के बाद ही सारे प्रोडक्ट बने थे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वेरिएशन देखो, नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, Cl को हटाना है। सबसे अच्छी बात यही है कि रीअरेंजमेंट नहीं होना, तो प्रोडक्ट बनाना इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान है एल्काइलेशन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो दिस कंपाउंड इज़ बेंजॉइल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट नाम है, हमें याद रखना चाहिए, बेंजॉइल क्लोराइड। प्रोडक्ट बनाना आसान है, प्रोडक्ट बनाने में क्या करना है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्ट दिख जा रहा है और उसको हम H की जगह पर लगा देंगे। इंपॉर्टेंट कंपाउंड बाय नेम, दिस कंपाउंड इज बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन बन जाएगा। और यदि इस टाइप के क्वेश्चंस लिखें तो थोड़े और नए वेरिएशन लिखते हैं, जैसे हमने एल्काइलेशन में लिखा था एक से ज़्यादा Cl लेकर जब बात किया था, वैसे कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर 6 में यदि हम देखें तो हमें ये मालूम है कि Cl हटाया जाएगा और अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा बेंजॉइल क्लोराइड ऐसा। और जैसे हमने बेंजॉइल क्लोराइड लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सेम हो गया। अब यहाँ से Cl को फिर से हटाया जाएगा और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा सेम बेंजोफिनोन, यहाँ पर भी आंसर मुझे लिख कर आना पड़ेगा। मतलब जैसे हमने एल्काइलेशन में किया था सारे Cl हटाकर बेंजीन ग्रुप लगाना, वैसे हमने यहाँ पर किया। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, यहाँ Cl नहीं है। यदि हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा होता है ऐसा Cl और हमने लिखा है NH2,
और यदि हमें यहाँ पर केवल वन टाइम रिएक्शन ही कराना है तब यहाँ पर जो Cl होता है ये Cl है बेटर लिविंग ग्रुप, ये बेटर लिविंग ग्रुप, NH2 है पुअर लिविंग ग्रुप। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल CuNH2 बनेगा और CuNH2 जब बेंजीन रिंग पर कोलिजन करेगा तब जाकर प्रोडक्ट बनेंगे कुछ ऐसे। इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, हालांकि ऐसे वेरिएशंस मिलते कम हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर यदि मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने यहाँ पर एसिड क्लोराइड नहीं लिया है, हमने यहाँ पर कोई दूसरा एसिड डेरिवेटिव लिया है, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। अच्छा, यहाँ का यदि मैं प्रोडक्ट लिख के बताऊं तो जो प्रोडक्ट देखोगे तो रिकॉल करो, यही प्रोडक्ट हमने CH3COCl से बनाया था, ये कैसे हो सकता है, इसमें ये कैसे बन गया। तो जरा एक बार रिकॉल करते हैं, जरा इनको देखो। जब हमने एसिटाइल क्लोराइड लिखा था तो Cl पर लोन पेयर था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, मतलब ये Cl क्या बना था, लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप को हटाने के बाद ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ और अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था, ये, और यही बेंजीन रिंग में आता है। लिविंग ग्रुप तो AlCl3 के साथ अलग हो गया ना। अब यदि हमने एनहाइड्राइड लिया तो एनहाइड्राइड में ये इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, मतलब जिस पे ब्लू बॉक्स बना है ये लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप तो AlCl3 के साथ अलग हो जाएगा ना। आप तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल देखो, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल एसिड डेरिवेटिव, भले हम एसिड क्लोराइड लें चाहे हम क्या लें एसिड एनहाइड्राइड, दोनों ही केस में अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल तो सेम रहेगा ना। और यदि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल सेम है तब बनने वाला प्रोडक्ट तो सेम बनेगा ना, इसलिए यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट दोनों ही केस में क्या बना है, एसीटोफिनोन बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फ़र्क इतना सा है, अभी तक हम बेंजीन पे लिख रहे थे, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, क्लोरोबेंजीन पर लिख रहे हैं। अब क्लोरोबेंजीन में पहले तुम्हें डायरेक्टिंग इफेक्ट याद आना चाहिए कि Cl होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और चूंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में ये -I इफेक्ट वाला ग्रुप है, इसका मतलब पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फिर जो अभी मैंने नंबर 8 में एक्सप्लेन किया कि एनहाइड्राइड है तब भी अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, CH3Cu+, ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और चूंकि मेजर प्रोडक्ट मुझे पैरा पोजीशन पे बनाना है, इसलिए मुझे जो आंसर लिख कर आना था एग्जाम में, वो आंसर लिख कर आना था ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऑर्थो आइसोमर भी बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है ना। तो फिर और वेरिएशन पर आते हैं। नंबर 10 में देखें तो देखकर ही मालूम चल रहा है कि इंट्रामोलिकुलर वेरिएशन है, ये इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि इसमें रीअरेंजमेंट तो देखो होगा नहीं, तो हमें ये रिंग कैसे बनाना था, नंबर 1 यहाँ से काउंट करते थे हम, और जहाँ तक C डबल बॉन्ड है वहीं तक हम काउंट कर पाएंगे नंबर 6, और बाई चांस यहाँ पर नंबर 6 पर ही प्लस आ रहा है, मतलब यहाँ पर 6 मेंबर रिंग ही बन रहा है। तो यदि यहाँ पर 7 मेंबर रिंग होता या 8 मेंबर रिंग होता तो हम बनाते, तो नहीं। ध्यान से सुनो, मैक्सिमम परमिसिबल रिंग है या तो हम 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं या तो हम 6 मेंबर रिंग बना सकते हैं। सुना मैंने क्या बोला, या तो 5 मेंबर रिंग बनाना या तो 6 मेंबर रिंग बनाना, नाम 7 मेंबर रिंग बना। यदि बन रहा होगा तो हम नए बेंजीन मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन लिखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट होगा नहीं, हमें Cl तक एक बार नंबर काउंट करके देख लेना है, क्योंकि या तो हम 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं या तो हम 6 मेंबर रिंग बना सकते हैं। उसके अलावा कोई बन रहा होगा तो हम नए मॉलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर 5 मेंबर्ड है तो यहाँ पर हमें 5 मेंबर्ड रिंग ही बनाना पड़ेगा, और 5 मेंबर्ड रिंग बनता है कुछ ऐसा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लग जाएगा और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और यदि इस टाइप के वेरिएशन लिखें तो नंबर 12 में देखते हैं। नंबर 12 कुछ जाना पहचाना एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल हमने एल्काइलेशन में भी लिखा था, हमने जब वहाँ पर 2 Cl लेकर एक्सप्लेन किया था तब। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कंफर्म है कि यहाँ से एक Cl हटाना पड़ेगा, पहले अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनाऊंगा और ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो यदि मैं लिखकर बताऊं कि रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, तो जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बना वो मैं इस कार्बन पे अटैच करूंगा ऐसे, फिर रिमेनिंग जो कार्बन है मैं ऐसा लिखूंगा, और यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड Cl है अब ये फिर से AlCl3 से रिएक्ट करेगा ऐसे, और फिर यहाँ कार्बोकैटाइन बनेगा और ये इस रिंग पर अटैक करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये।
सिमिलर क्वेश्चन हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ये देखो ये लिखा। अब यहाँ पर भी एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर भी एक एक करके Cl हटाना पड़ेगा। तो जब मैं फर्स्ट Cl हटाऊंगा, यहाँ से मैंने मान लो ये वाला Cl हटाया, तो सबसे पहले रिएक्शन के दौरान जो बनेगा वो मैं लिख कर बताऊँ। यहाँ पर जो प्लस आया वो नए बेंजीन रिंग पर अटैक किया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन गया, ये इस रिंग का पार्ट है, और अभी भी एक CuCl है। अब जब AlCl3 यहाँ से Cl को हटाएगा, तब क्या मैं थर्ड रिंग पर अटैक कराऊंगा? नहीं, इंट्रामोलिकुलर टाइप रिएक्शन हो जाएगा, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा यहीं पर दोनों C डबल बॉन्ड O अटैक करेंगे और ये दोनों बेंजीन रिंग से अटैच्ड रहेंगे। इस तरीके से मुझे आंसर लिख कर आना पड़ेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नए वेरिएशन पर आए, इंट्रामोलिकुलर एक्सप्लेन कर दिया हमने। नंबर 14 देखते हैं। नंबर 14 एक नया वेरिएशन है, एक्सेप्शनल वेरिएशन है। देखें क्या है, इस क्वेश्चन में हमने एक एसिड क्लोराइड लिया है, और अभी तक हमने जो सीखा है वो ये कि Cl को हटाकर कार्बन पे प्लस लाते हैं और प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़रा पहले हम इसका प्रोडक्ट बना हुआ देखें, तब फिर एक्सप्लेनेशन का डायरेक्शन हमें मालूम चलेगा। हमने अभी तक ये बोला कि एसिड क्लोराइड लेने पर एरोमेटिक कीटोन बनेंगे, लेकिन ध्यान से देखें तो यहाँ पर एरोमेटिक कीटोन नहीं बना। यही इस क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंस है। यदि हम क्वेश्चन को याद नहीं रखेंगे तो हम आंसर गलत बना कर आ जाएंगे, हम एरोमेटिक कीटोन बना कर आ जाएंगे। अब रही बात इसके एक्सप्लेनेशन की, तो एक्सेप्शनल है, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में बेसिक चीज़ें तो नहीं बदल सकती। AlCl3 है तो लिविस एसिड, AlCl3 क्या करेगा, Cl को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ AlCl4- निकल जाएगा, निकल गया, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब ये कार्बन का पॉजिटिव हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, हमने पहले ही बोला था, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। एक्सेप्शनली इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ से ये मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सपेल कर देता है। ऐसा और किसी स्ट्रक्चर में नोन नहीं है, ये एक्सेप्शनल है, याद ही रखना पड़ेगा। ऐसा कार्बोकेटाइन बनेगा और ये फिर ARSE रिएक्शन करेगा बेंजीन के साथ, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये एक्सेप्शनल है, केवल इसी एग्जाम्पल में होता है, और किसी एग्जाम्पल में हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम हमेशा एरोमेटिक कीटोन ही बनाएंगे। बिल्कुल सिमिलर कंपाउंड को लेकर एक और नया वेरिएशन बताते हैं। थोड़ा लेवल एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन ठीक है, एक बार तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने बेंजीन पर देखा है और हमें बताना है कि ऐसा बेंजीन में जो ऑब्जर्वेशन था वो हर जगह नहीं होता। तो जब हमने OCH3 लिया, OCH3 लेने पर पहली बात ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और पैरा प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, तो मैं केवल मेजर प्रोडक्ट की बात करूँगा। यहाँ पर सेम कंपाउंड है जो हमने अभी एरोमेटिक कीटोन नहीं बनाया था। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, तो तुम्हें डिफरेंस दिखेगा, और डिफरेंस दिखेगा तो फिर एक्सप्लेनेशन पर चलेंगे। और यहाँ का प्रोडक्ट देखेंगे तो देखो बिल्कुल अलग हुआ, यहाँ पर तो एरोमेटिक कीटोन बन गया, बेंजीन में तो नहीं बना था। अब यहाँ पर क्यों बन गया, तो चलो इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। इसके मैकेनिज्म पर यदि मैं चलूँ, मैकेनिज्म देखते हैं, और मैकेनिज्म में हमने जो लिखा ये तो कंफर्म है कि AlCl3 Cl को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, AlCl4- में डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ से AlCl4- निकल गया, कार्बन पे प्लस आ गया। इस तरीके से रेजोनेंस हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ पर ये जो OCH3 है ये है मॉडरेट ERG, मेक्स द कंपाउंड मोर रिएक्टिव, मतलब ये एक्टिवेटिंग है, और एक्टिवेटिंग का मतलब ये वाला कंपाउंड है मोर रिएक्टिव कंपाउंड, और मोर रिएक्टिव कंपाउंड्स के कोलिजन होते हैं फास्ट। इसका मतलब ये कोलिजन होगा फास्ट, मतलब यहाँ पर फर्स्ट कोलिजन हो जाएगा ये, उसके बाद हो पाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये हो जाएगा स्लो, इसका मतलब ये वाला सेकंड होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ये अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ से हटा दिया जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा। ये आंसर लिखा जाएगा, और इसमें कैसे आंसर लिखना पड़ेगा, मुझे इसके पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा और आंसर लिखना पड़ेगा मुझे ऐसा। इस डायरेक्शन में नहीं गया, क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना ये इतना स्लो हो जाएगा, ये फास्ट है तो ये वाला इतना स्लो रहेगा कि ये वाला सेकंड वाला प्रोसेस होगा ही नहीं, इसलिए क्रॉस लगा दिया, ये नहीं बनेगा, इस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा ही नहीं। तो यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रहेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कंपाउंड की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा, और कंपाउंड की रिएक्टिविटी यदि ज़्यादा हो जाती है तो रीअरेंजमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। क्वेश्चन एक्सेप्शनल हैं, हमें याद ही रखने पड़ेंगे। फिर नॉर्मल क्वेश्चंस पर लौटें।
तो नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाता है। तो नंबर 16 पे यदि हम बात करें तो फर्स्ट तो नॉर्मल फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन है और यहाँ पर ये बन जाएगा ऐसा। अब यहाँ पर ये मेटा डायरेक्टिंग है, लेकिन याद रहे हमने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बोला था कंपाउंड हैविंग EWG कैन नॉट गिव फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस, इसलिए यहाँ पर एक्सेसिव लेने पर भी और रिएक्शन नहीं होता। फिर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कन्वर्जन में बहुत यूज़ होता है। यहाँ पर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन किया हमने और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन गया वो लिख देते हैं C डबल बॉन्डो CH2CH3 बन गया। अब यहाँ पर देखो ये वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन है और ये क्या करेगा, ये कार्बोनाइल कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है और इसका आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से कन्वर्जन में यूज़ होते हैं। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है फिडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। हमने एग्जाम्पल भी सफिशिएंट लिए हैं, एक बार ध्यान से हमें देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि कंफर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं इनमें से। ठीक है, थैंक यू।